हेलो स्टूडेंट्स, डीआईबी के यूट्यूब चैनल पर मैं हेमंत चौबे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। एमपीपीएससी द्वारा आयोजित एमपी सेट सोशियोलॉजी का रिजल्ट आ चुका है और अब बारी है एमपीपीएससी के द्वारा आयोजित एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा की। और समाजशास्त्र से जो विद्यार्थी जिन्होंने एमपी सेट इस सेशन में निकाला है या पहले जो एमपी सेट क्वालिफाई कर चुके हैं, और जैसा कि आपको जानकारी थी कि इसमें सोशलॉजी और एमएसडब्ल्यू दोनों ही के विद्यार्थी अपियर हुए थे एमपी सेट के लिए, और सोशलॉजी और एमएसडब्ल्यू दोनों के लिए सोशलॉजी का ही पेपर हुआ था। बिल्कुल उसी प्रकार से जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा रहेगी, उस परीक्षा के लिए भी जो सोशलॉजी और एमएसडब्ल्यू जिन विद्यार्थियों ने एमपी सेट निकाला है, उनको यहाँ पर सोशलॉजी का ही पेपर देना पड़ जाएगा और सोशल वर्क का पेपर अलग से नहीं होगा। अब एमपी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होने वाली है, वो आपको जानकारी है कि जून में उसकी डेट आ चुकी है। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए तो मार्च थोड़ा बहुत बाकी है हमारे पास, थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा बाकी है। तो मार्च, अप्रैल, मई, लगभग 3 महीने हमारे सामने बाकी हैं और इन 3 महीनों में ही आपको असिस्टेंट प्रोफेसर सोशलॉजी के लिए तैयारी करना है। और एमपी सेट और एपी का जो एग्ज़ाम होगा उसमें डिफरेंस तो रहता ही है। पहली बात तो सिलेबस का डिफरेंस है। जो सेट का सिलेबस है, सेट के सिलेबस से थोड़ा सा डिफरेंट सोशलॉजी का सिलेबस है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा अलग है, लेकिन फिर भी डिफरेंस है जो एपी का सिलेबस है उसमें। इसके अलावा जो एपी का जब रिजल्ट आएगा तो उसमें मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। एमपी सेट जो होती है वो एक क्वालिफायर एग्ज़ाम होता है। हालांकि यहाँ पर भी एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स देखते हैं यहाँ पर, बट कहीं ना कहीं जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो परीक्षा रहेगी, वहाँ जो कट ऑफ रहेगा आपका, वो सेट के कंपैरिजन में ज़्यादा ही रहने वाला है। तो वो स्टूडेंट जो विशेष रूप से पहली बार दे रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम, उनको बहुत ध्यान से तैयारी करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय कम है आपके पास, लगभग 3 महीने का समय है। इसके बीच में त्यौहार भी है होली जैसा, उसको ध्यान में रखते ही आपको तैयारी करना पड़ेगी। तो चलिए, आज का ये जो हमारा वीडियो है ये इसी संदर्भ में है, और मुझे लगा कि मैं आप लोगों को बताऊं कि इन 3 माह में विशेष रूप से वो स्टूडेंट जो पहली बार अपियर हो रहे हैं, वो इतने कम समय में किस प्रकार से तैयारी करेंगे। जो लोग लंबे समय से तैयारी करते आ रहे हैं वो एक अलग बात है, वो उसी क्रम में तैयारी करेंगे जिस क्रम में वो करते आ रहे थे। लेकिन जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए ये विशेष रूप से वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए, सबसे पहले तो एक नज़र हम डाल लेते हैं जो एपी का सिलेबस है उसके ऊपर। सबसे पहले समाजशास्त्र में जो शुरुआत होती है वो किससे होती है? समाजशास्त्र के जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं वहीं से ही प्रारंभ होता है। तो पहली यूनिट समाजशास्त्र की अवधारणाओं से संबंधित है, और यहाँ आप देख सकते हैं समाजशास्त्र की प्रकृति, प्रमुख अवधारणाएं। इसमें समुदाय, संस्था, समिति, संस्कृति है, सामाजिक संरचना, सामाजिक समूह, सामाजिक संस्थाएं। यूनिट 2 में समाजीकरण है, लेकिन ये भी एक्चुअली देखा जाए तो समाजशास्त्र की जो अवधारणा है उनका ही हिस्सा है। तो यूनिट 2 में समाजीकरण हो गया, सामाजिक स्तरीकरण हो गया, और यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन हो गया। तो यहाँ से लेकर के सामाजिक परिवर्तन तक ये समाजशास्त्र की जो मूलभूत अवधारणाएं हैं उनसे जुड़े हुए विषय हैं, और ये आपने अपने एमए में भी पढ़े होंगे, सेट के लिए भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। यहाँ थोड़ा सा सिलेबस एक्सटेंड करके दिया हुआ है, तो आप जब पढ़ने की शुरुआत करेंगे आपको यहीं से ही प्रारंभ कर देना है, ये जल्दी हो भी जाएगा। इसको पढ़ने के क्रम में आपको प्रमुख सिद्धांत
कौन कौन सी अवधारणाएं किस किस समाजशास्त्री ने दी हैं, परिभाषाओं के बारे में देखना पड़ेगा, बुक्स के बारे में देखना पड़ेगा, किस समाजशास्त्री ने क्या वर्गीकरण दिया है वो आपको देखना पड़ जाएगा। ये जो प्रमुख अवधारणाएं होती हैं ये यहाँ से इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछने में आते हैं। वन लाइन फैक्ट यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछने में आता है, जैसे कि यहाँ पर संस्था हो गया, समिति है, तो समिति में कई सारे वर्गीकरण हैं, ठीक है, जैसे समिति, समाज, समुदायक समाज, जामेनशाफ्ट, जैसेलशाफ्ट, जो टॉनीज का वर्गीकरण है। इस प्रकार से संस्कृति के बारे में पूछ सकते हैं कि भौतिक और अभौतिक का वर्गीकरण है, सब भौतिक संस्कृति को सभ्यता किसने कहा है, इस प्रकार की चीजें पूछ सकते हैं यहाँ पर। तो ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है समाजशास्त्र की प्रकृति से लेकर के सामाजिक परिवर्तन तक, ये समाजशास्त्र की अवधारणाओं के साथ जुड़ा हुआ है। सामाजिक परिवर्तन के भी बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, जैसे चक्रीय सिद्धांत है, रेखीय सिद्धांत है। यहाँ भी प्रश्न पूछने में आते हैं कि कौन सा समाजशास्त्री चक्रीय सिद्धांत से जुड़ा हुआ है या कौन सा समाजशास्त्री रेखीय सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार की चीजें आपको यहाँ पर देख लेना है। अब उसके नीचे का जो टॉपिक है वो भारतीय समाज से जुड़ा हुआ है, जिसमें भारतीय समाज की अवधारणा दी हुई है, ठीक। तो यहाँ आपको भारतीय समाज पढ़ना पड़ जाएगा। इसके नीचे देखिए ये समकालीन मुद्दे हैं। समकालीन मुद्दों से मतलब है सामाजिक समस्याएं। तो सामाजिक समस्या आप जिस बुक से पढ़ रहे हैं, यदि उसमें नहीं है तो आप सामाजिक समस्याओं के लिए अलग से बुक खरीद सकते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है, जिसमें जाति और लिंग संबंधी असमानता है, धार्मिक विषमता है, घरेलू हिंसा, दहेज, तलाक, ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जनरल स्टडीज से भी जुड़ जाता है। जैसे घरेलू हिंसा हो गया, ठीक है ना, डिवोर्स हो गया, दहेज हो गया, तो यहाँ आपसे जो इससे संबंधित लॉ है वहां से भी थोड़ा बहुत प्रश्न पूछने में आ सकता है। तो ये जीएस के पार्ट से थोड़ा बहुत जुड़ जाता है। यूनिट 3 समाजशास्त्रीय सिद्धांत और यूनिट जो 5 है प्रकार्यवाद, ये भी समाजशास्त्रीय सिद्धांत का हिस्सा है। तो देखिए समाजशास्त्रीय सिद्धांत में संरचनात्मक सिद्धांत है, प्रकार्यात्मक सिद्धांत है, अंतःक्रियावादी सिद्धांत है, संघर्ष सिद्धांत है, और इसी के साथ साथ सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में भारत विद्या परिप्रेक्ष्य है। ये भारतीय समाजशास्त्रियों से संबंधित सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य हो जाता है। ये समाजशास्त्र का काफी महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसको समझने में भी विद्यार्थियों को कठिनाई होती है। तो आपको ये जो पार्ट है, ये पार्ट बहुत अच्छे से तैयार करना है, समझना है, क्योंकि ये पार्ट डिसाइड करेगा कि आप जो एग्ज़ाम होगा ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर, यानी कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर का रिटन एग्ज़ाम होगा, उसमें ज़्यादा मार्क्स लाने की संभावना आपकी तब बन जाएगी जब आप इनसे संबंधित प्रश्न सही ज़्यादा से ज़्यादा कर लेंगे। इसी का ही एक सेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, नव प्रकार्यवाद, नव मार्क्सवाद, संरचनाकरण, उत्तराधुनिकता, ये यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक। तो ये समाजशास्त्री सिद्धांत और ये 3 टॉपिक यहाँ से, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं आपके, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और ये आपको थोड़ा धीरे धीरे पढ़ना पड़ेंगे। यहाँ फास्ट नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि ये जितने भी सिद्धांत हैं इन सिद्धांतों का समझ में आना आपका आवश्यक है, ठीक। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन है यूनिट 4 पद्धति शास्त्र, यानी ये जो सामाजिक अनुसंधान है, सोशल रिसर्च, इस सामाजिक अनुसंधान के साथ जुड़ा हुआ है और ये आपने सेट में भी पढ़ा होगा। ये समाजशास्त्र का बहुत फैक्चुअल पार्ट है, यानी मैथमेटिकल पार्ट की कैटेगरी में आ जाता है समाजशास्त्र के। और यहाँ यदि आपको याद है अच्छे से, यहाँ पे फॉर्मूलेज भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें पूछने लायक यहाँ पर होती हैं और अनुसंधान से प्रश्न भी बहुत ज्यादा पूछने में आते हैं। तो यहाँ इस बात को आपको ध्यान रखना है कि ये पूरा रटने वाला टॉपिक है, तो आप इसको याद अच्छे से कर लीजिए, बार बार पढ़िए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछने में आते हैं सोशल रिसर्च से, और वो बड़े फैक्चुअल होते हैं कि यदि आपको उधर पर याद नहीं आया तो आपका तुक्का नहीं लगने वाला है। अब देखिए इसके नीचे समकालीन मुद्दों का ये फिर से टॉपिक
प्रारंभ हो जाता है। तो जब आप समकालीन मुद्दे, इसके पहले जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ आप पढ़ेंगे जब समकालीन मुद्दे, तो इसके साथ ही आपको क्या कर लेना है, यूनिट 5 का जो समकालीन मुद्दे हैं, विचलन से संबंधित मुद्दा और भारत में परंपरा, आधुनिकता, राष्ट्र निर्माण, मादक द्रव्य व्यसन, ये सब आपको समकालीन मुद्दे एक साथ ही दोनों के आपको कवर कर लेना है। और यूनिट 3 का समाजशास्त्री सिद्धांत और यहाँ पे प्रकार्यवाद, नव प्रकार्यवाद, ये भी यहाँ पर आपको कवर एक साथ करना है। चलिए नेक्स्ट, ग्रामीण समाजशास्त्र। ग्रामीण समाजशास्त्र में आपको ग्रामीण समाज की अध्ययन पद्धतियां हैं, कृषि, पंचायती राज व्यवस्था, सामाजिक मुद्दे और ग्रामीण विकास और परिवर्तन। यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, ठीक है। और इस संदर्भ में आपको ग्रामीण समाजशास्त्र जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो आप उसको अच्छे से पढ़ लें। जो प्रीवियस प्रश्न आए हुए हैं उनको भी सॉल्व करने की आवश्यकता आपको पड़ जाएगी। नेक्स्ट है उद्योग एवं समाज। तो यहाँ पर समाजशास्त्री परंपरा में औद्योगिक समाज दिया हुआ है, श्रम विभाजन दिया हुआ है, नौकरशाही व्यवस्था दी हुई है। तो देखिए, जो श्रम विभाजन है, श्रम विभाजन के लिए आपको दुर्खीम को पढ़ना पड़ जाएगा। नौकरशाही के लिए आपको मैक्स वेबर को पढ़ना पड़ जाएगा। तार्किकता के लिए कहीं ना कहीं आपको जो पेरेटो हैं इनको पढ़ना पड़ जाएगा। इसके अलावा उत्पादन संबंध, अतिरिक्त मूल्य, अलगाव, इन सब के लिए आपको मार्क्स को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, देखने में एक छोटा सा टॉपिक ही लिखा हुआ है, लेकिन वो बहुत अलग अलग समाजशास्त्रियों के साथ जुड़ रहा है। तो जब आप इन टॉपिक्स को पढ़ें तो आपको थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, इन समाजशास्त्रियों को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा उद्योग एवं समाज, औद्योगिक संबंध, फिर भारत में औद्योगिकरण एवं सामाजिक परिवर्तन। तो देखिए, औद्योगिकरण और सामाजिक परिवर्तन जो आप टॉपिक पढ़ेंगे सामाजिक परिवर्तन का, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन का जो टॉपिक मैंने भी आपको बताया कि सामाजिक परिवर्तन का टॉपिक कहाँ था, ये सामाजिक परिवर्तन का टॉपिक यहाँ था। तो यहाँ से ये कवर आपका हो जाएगा। तो यहाँ आपको डिटेल में कर लेना है। अब देखिए, यहाँ लिखा हुआ है औद्योगिक समाज में वर्ग तथा वर्ग संघर्ष। तो औद्योगिक समाज में वर्ग और वर्ग संघर्ष, ये फिर से यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ मार्क्स, कार्ल मार्क्स को यहाँ पे फिर से आपको पढ़ना पड़ जाएगा। इसके अलावा वैश्वीकरण की चुनौतियां हैं, ठीक। वैश्वीकरण की चुनौतियां वाला टॉपिक आपको जनरल स्टडीज के पार्ट में भी मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट है विकास का समाजशास्त्र। और ये विकास का जो समाजशास्त्र है, जैसे देखिए लिखा हुआ है, विकास की अवधारणा में आर्थिक वृद्धि, मानवीय विकास, सामाजिक विकास। ये जो विकास का समाजशास्त्र है अर्थव्यवस्था से जुड़ता हुआ टॉपिक है। वैसे तो विकास के समाजशास्त्र की अलग से बुक भी आती है, आप चाहें तो छोटी सी बुक खरीद भी सकते हैं, और नहीं तो आपके पास जो अर्थव्यवस्था की बुक है वहां से आप हेल्प इसमें ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको देखिए मैक्स वेबर और गुरनार मर्डल, इन दोनों लोगों को भी पढ़ना है, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। और चूंकि वेबर और गुरनार मर्डल, इनके अर्थशास्त्र में कई सारी थ्योरीज हैं। मैक्स वेबर की थ्योरी समाजशास्त्र में अलग है और अर्थशास्त्र में वेबर की थ्योरी थोड़ी अलग है। तो वेबर और गुरनार मर्डल यहाँ आपको देखना पड़ जाएगा। अर्थशास्त्र में इनकी थ्योरी मिल जाएगी आपको, और नहीं तो विकास का समाजशास्त्र की यदि आप कोई पतली सी बुक खरीद लेंगे तो उसमें सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण, सामाजिक संरचना और संस्कृति एवं विकास, ये सारे टॉपिक यहाँ पर आपके कवर होंगे। नेक्स्ट, इकाई नंबर 9, जनसंख्या एवं समाज। अब देखिए, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत, माल्थसवादी सिद्धांत, जनांगीय परिवर्तन, भारत में जनसंख्या वृद्धि एवं वितरण, अवधारणाओं में उत्पादकता, मृत्यु दर, रुग्णता, प्रव्रजन ने दिया हुआ है, जनसंख्या एवं विकास और जनसंख्या नियंत्रण। ये शुद्ध रूप से जो टॉपिक है ये जनरल स्टडीज का टॉपिक है। तो आप में से जो लोग एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनको जो जनसंख्या का आपने टॉपिक पढ़ा होगा एमपीपीएससी में, ये वही टॉपिक है, ठीक है। तो इसके लिए समाजशास्त्र की आपको बुक देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जनसंख्या एवं समाज का जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से यहाँ आपसे देखिए ना,
जनसंख्या के आंकड़े पूछे जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं उनको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको जनसंख्या जनगणना के आंकड़े बहुत ज़्यादा पूछने में आएंगे। तो ये जो टॉपिक है, आप जनरल स्टडीज का जो टॉपिक है वहाँ से ही इसको आपको तैयार करना पड़ जाएगा। इसके अलावा सबसे लास्ट जो यूनिट है यह है मध्य प्रदेश का सामाजिक परिदृश्य। इसमें मध्य प्रदेश में पंचायती राज दिया हुआ है, मध्य प्रदेश में जनजातीय समाज दिया हुआ है, जनजातीय संस्कृति, स्वयंसेवी संगठन और एमपी की जनांकिकी। ये जो पूरा टॉपिक है, ये पूरा टॉपिक आपको एमपीजीएस की बुक से पढ़ना है। यानी एमपीपीएससी के लिए जो एमपीजीएस की बुक आती है वहां से आपको इसे देखना है। और आपका जो एपी का जो फर्स्ट पेपर है, एपी के फर्स्ट पेपर में पूरी आपको मध्य प्रदेश का पूरा अध्ययन करना है। तो वो यहाँ से कवर आपका एमपी जब आप पढ़ेंगे फर्स्ट पेपर के लिए तो ये टॉपिक आपको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में देख लेना है, क्योंकि ये आपके यहाँ पर सोशियोलॉजी का भी पार्ट है। तो ये इस तरीके से सिलेबस ये आपको कवर करना पड़ जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये जो 1, 2, 3 जो चीज़ें हैं, ये 3 जो यूनिट हैं आपकी जनरल स्टडीज़ के साथ भी यूनिट जुड़ती हैं। तो आपको जनरल स्टडीज़ की बुक की हेल्प इसमें लेनी पड़ जाएगी। तो ये था एक सिलेबस का ओवरव्यू। अब बात करें हम बुक्स की। तो देखिए बुक्स में ये जो बुक है उच्चतर समाजशास्त्री सिद्धांत, एस.एल. जोशी और एम.एस. त्रिवेदी की बुक है। ये रावत पब्लिकेशन जयपुर की बुक है। और ये उच्चतर समाजशास्त्री जो सिद्धांत बुक है, इससे आपका वो जो समाजशास्त्री सिद्धांत वाला टॉपिक है जो मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर, ये समाजशास्त्री सिद्धांत यूनिट नंबर 3 और ये यूनिट नंबर 5 का नव प्रकारवाद, संरचनावाद और उत्तर आधुनिकतावाद, ये टॉपिक आपके इस वाली बुक से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रावत पब्लिकेशन की उच्चतर समाजशास्त्री सिद्धांत की बुक है। इसके अलावा आप यदि करना चाहें तो ये एक और बुक आती है उच्चतर समाजशास्त्रीय आधुनिक समाजशास्त्री विचारक। तो यहाँ ये वाली बुक भी आप परचेज कर सकते हैं। उत्तर आधुनिकता ये बुक भी एस.एल. जोशी की रावत पब्लिकेशन राजस्थान की बुक है। इसके अलावा जो उत्तर आधुनिकता है, उत्तर आधुनिकता के लिए भी रावत पब्लिकेशन की बुक आती है, लेकिन बहुत ज़्यादा बुक पढ़ने का समय नहीं है, इसलिए ये जो बुक है समाजशास्त्री सिद्धांत के लिए पर्याप्त है। हाल फिलहाल आप इसको पढ़ लीजिए। ये जो बुक है इसमें आपकी ज़्यादातर यूनिट कवर हो जाएंगी। ये गुप्ता और शर्मा की समाजशास्त्र साहित्य भवन पब्लिकेशन की बुक है। अच्छी खासी मोटी बुक आती है और ये बुक आपका 80% सिलेबस कवर कर देगी। ठीक है, आपका जो ग्रामीण समाज था इसमें जनसंख्या भी दिया हुआ है, हालांकि इसमें अनुसंधान भी दिया हुआ है। इसके अलावा जो समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं थी, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिकरण, सारी चीजें इसमें कवर अप, परिवार विवाह नातेदारी, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। भारतीय समाज भी थोड़ा बहुत इसमें दिया हुआ है, ग्रामीण समाज भी दिया हुआ है। तो ये बुक से ही आपको पढ़ना प्रारंभ कर देना है। ठीक, सिद्धांत के लिए मैंने आपको बताया उच्चतर समाजशास्त्री सिद्धांत की बुक ले लें। इसके अलावा सामाजिक अनुसंधान चूंकि डिटेल में पढ़ना पड़ जाएगा, तो ये भी रावत पब्लिकेशन की बुक है, राम आहूजा इसके राइटर हैं सामाजिक अनुसंधान की, आप ये बुक ले सकते हैं। इसके अलावा आपको जरूरत पड़ जाएगी PYQs की, यानी जो पुराने प्रश्न हैं। तो पुराने प्रश्न के लिए एक तो ये जो यूथ कंपटीशन है इसकी बुक आती है। यूथ कंपटीशन के अलावा घटना चक्र का भी आता है, जैसे यूथ कंपटीशन का आता है इसी तरीके से घटना चक्र की आती है। आप दोनों में से जो भी अवेलेबल है वो खरीद सकते हैं। तो जो PYQs हैं, जो नेट में और अदर बहुत सारी परीक्षाएं जो हैं, इसमें नेट हो गया, इसके अलावा JRF हो गया, और जो बिहार टेट में पूछते हैं, बहुत सारी परीक्षाओं के इसमें आपको सॉल्व मिल जाएंगे। तो जो आपके सिलेबस से संबंधित है वो आप यहाँ पे इसको कवर कर सकते हैं। तो ये इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बतानी है। आपको जो मैंने बुक बताई हैं वो बुक टोटल
4 ही बताई हुई हैं, 2 ये हो गई और 2 ये हैं। इसमें आपको सबसे पहले ये जो 2 बुक हैं ये 2 खरीद लेना है, और साथ ही साथ वैसे तो आपने सॉल्ड होगा आपके पास जो भी सॉल्ड है, यदि है तो नया लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको अनुसंधान की बुक की आवश्यकता यदि बाद में लगे तो आप खरीद सकते हैं, क्योंकि ये भी अपने आप में काफ़ी मोटी बुक है। नहीं तो ये जो मैंने आपको बताया है गुप्ता शर्मा की बुक है, इसमें अनुसंधान का टॉपिक दिया हुआ है। तो चूंकि समय कम है और आप बहुत ज़्यादा बुक्स कंसीडर नहीं कर सकते हैं, यदि आप लंबा समय लेकर के चलते हैं, नहीं आप पिछले साल से तैयारी कर रहे होते, तो बुक्स की संख्या में थोड़ी ज़्यादा आपको बता देता। लेकिन बात केवल इतनी है कि यदि आप पहली बार एपी दे रहे हैं तो ये कम से कम ये वाली बुक तो बहुत ज़रूरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा आपका। इसमें 2 किताबें आती हैं, एक पतली किताब आती है जो पहले एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए आया करती थी, और एक इसमें मोटी किताब आती है लगभग 700-800 रुपये की आती है। तो वही आपको, आप ऑनलाइन इसका प्राइस देखेंगे तो 700-800 रुपये दिखेगा, आपको वही वाली बुक खरीदना, उसमें सब कुछ दिया हुआ है। तो इतना सब कुछ करने पर ही आप ये अपेक्षा करेंगे कि आप जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है उसमें बेहतर प्रदर्शन कर दें, क्योंकि एपी का रिटर्न होगा और उसके बाद इंटरव्यू, और दोनों के नंबर मिलाने के बाद ही रिजल्ट निकलता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास ये कर लेना है कि रिटर्न में ही आप क्या कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर खींच लें, और इंटरव्यू के ऊपर डिपेंडेंसी, क्योंकि इंटरव्यू बड़ा अनसर्टेन होता है, और इंटरव्यू पर डिपेंडेंसी आप थोड़ी कम रखें उसमें। तो इतनी सारी चीज़ों के साथ अपनी तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं। जो आपने पहले सेट के लिए याद कर लिया था उसको बार बार रिवाइज करिए, और ये बहुत गोल्डन चांस है आपके पास एपी में सेलेक्ट होने के लिए और एक बहुत अच्छी लाइफ बनाने के लिए, क्योंकि एपी की जो सैलरी होती है वो डिप्टी कलेक्टर की सैलरी से ज़्यादा होती है। तो सभी को सब शुभकामनाएं। जल्दी ही हम नए वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।